हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका दोस्त नितिन। यहाँ हम पढ़ते हैं बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर की केमिस्ट्री, ठीक है, जिसमें हम अपना टॉपिक हाइब्रिडाइजेशन पढ़ रहे थे। आज हम क्या करते हैं, सेकेंड टाइप हाइब्रिडाइजेशन की बात करते हैं, दैट इज sp2 हाइब्रिडाइजेशन की बात करते हैं। उससे पहले पिछले क्लास में हमने क्या पढ़ा? पिछले क्लास में हमने sp हाइब्रिड ऑर्बिटल के बारे में पढ़ा। उसकी छोटी सी बात बच रही थी कि sp हाइब्रिड ऑर्बिटल के कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या होते हैं, ठीक है। तो पहले उसको थोड़ा सा नोट कर लेते हैं, ठीक है। तो पहले लिख लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। sp हाइब्रिड ऑर्बिटल कैसे बनते हैं? जब एक s एटॉमिक ऑर्बिटल और एक p एटॉमिक ऑर्बिटल सॉरी हाइब्रिडाइजेशन के प्रोसेस से एक दूसरे में मिक्स होते हैं तो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते थे। sp हाइब्रिड ऑर्बिटल कैसे दिखते हैं? कुछ ऐसे ही ना दिखते हैं। ये एक पॉजिटिव, ये एक छोटा नेगेटिव, ये एक sp हो गया। उसके बाद ये एक और दूसरा पॉजिटिव और एक छोटा सा नेगेटिव, ये दूसरा sp हो गया, ठीक है। तो बात करते हैं पहले पॉइंट की। तो जो आपका sp हाइब्रिड ऑर्बिटल है, दोनों ये और ये इक्विवेलेंट एनर्जी वाले होते हैं, ठीक है, क्योंकि इनका दोनों हाइब्रिड ऑर्बिटल है और दोनों sp हाइब्रिड ऑर्बिटल है, मतलब दोनों भाई भाई हैं, तो दोनों का क्या होगा, एनर्जी इक्विवेलेंट होगा और दोनों क्या होंगे, सिमेट्रिक होंगे। जैसा ये दिखेगा वैसा ये दिखेगा। जुड़वा भाई समझ लो, ठीक है। जुड़वा भाई कैसे होते हैं? जैसा वो दिखता है वैसा वही दूसरा भी दिखता है, ठीक है। तो पहला पॉइंट है, बोथ sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स are equivalent in energy and also they are symmetrical। सिमेट्रिकल का मतलब दोनों एक ही की तरह दिखते हैं, ठीक है। बोथ sp हाइब्रिड ऑर्बिटल आर इक्विवेलेंट इन एनर्जी, मतलब दोनों का एनर्जी सेम होगा। इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है? सेम। एंड आल्सो दे आर सिमेट्रिकल, ठीक है। तो पहला पॉइंट हमारा हो गया। अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट के बारे में, ठीक है। तो अगर हम कंपैरिजन करें s एटॉमिक ऑर्बिटल, p एटॉमिक ऑर्बिटल और sp हाइब्रिड ऑर्बिटल की एनर्जी के बारे में, ठीक है। तो जो आपका sp हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं उनका एनर्जी s एटॉमिक ऑर्बिटल के मुकाबले तो ज्यादा होता है, लेकिन p एटॉमिक ऑर्बिटल के मुकाबले कम होता है, ठीक है। तो अगर हम ऑर्डर लगाएं तो सबसे कम आपका s एटॉमिक ऑर्बिटल का होगा, बीच में आपका sp आ जाएंगे, उसके बाद सबसे ज्यादा p एटॉमिक ऑर्बिटल का एनर्जी होगा, ठीक है। तो वही हमारा सेकंड पॉइंट है कि द एनर्जी ऑफ sp हाइब्रिड ऑर्बिटल, एनर्जी ऑफ sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर ग्रेटर देन s atomic orbital but less than p atomic ऑर्बिटल, ठीक है। देखो यार, ये सब एक्सपेरिमेंट से पता चला, ठीक है, तो इसको नोट करो। तो बात करते हैं अब तीसरे पॉइंट के बारे में, ठीक है। यहाँ तक हो गया। क्या करेगा, ठंडी का टाइम चल रहा है, चलो ठीक है, हो गया। तो चलो बात करते हैं तीसरे पॉइंट के। तो तीसरा पॉइंट बोल रहा है आपका कि जो आपके दोनों sp हाइब्रिड ऑर्बिटल है वो कोलिनियर होते हैं। कोलिनियर का मतलब सेम प्लेन में लाई करने वाले। जिस प्लेन में
ये sp होगा, उसी प्लेन में आपका ये वाला भी sp लाई करेगा, ठीक है। तो तीसरा पॉइंट आपका है these two sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स are collinear कोलिनियर का मतलब सेम प्लेन में लाई करने वाले, ठीक है। जिस प्लेन में ये एसपी लाई करेगा, उसी प्लेन में दूसरा भी एसपी लाई करेगा। और इनका शेप कैसा होता है, दोनों एक दूसरे से जुड़े होते हैं। मतलब अगर हम इसको, इस वाले पार्ट को एक एसपी बोले, तो दूसरा वाला पार्ट यहाँ पे बैठेगा, ये एसपी, ठीक है। तो देखो यार, इनके बीच में एंगल कितना बन रहा है। जब कोई भी मॉलिक्यूल कोलिनियर होता है तो उनके बीच में बॉन्ड एंगल 180 डिग्री का होता है, ठीक है। कितना होता है, 180 डिग्री का, ठीक है। दैट इज बॉन्ड एंगल बिटवीन देम, बॉन्ड एंगल बिटवीन देम इज 180 डिग्री, ठीक है। इसको नोट करो। बात करते हैं चौथे पॉइंट की। तो देखो यार, जो आपके हाइब्रिड ऑर्बिटल है, एसपी हाइब्रिड ऑर्बिटल है, वो कैसे दिख रहे हैं, ओवल शेप के। ओवल माने अंडे की तरह। देखो, ये बड़ा वाला अंडा, ये छोटा वाला अंडा, ये बड़ा वाला अंडा, ये छोटा वाला अंडा, ठीक है। वही हमारा चौथा पॉइंट की बात है, ठीक है, कि जो आपके एसपी हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं वो ओवल शेप के होते हैं, ठीक है। चौथी पॉइंट है आपका शेप ऑफ sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर ओवल, ठीक है, अंडाकार। इसको नोट करो। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, ठीक है। तो देखो यार, पहले एक बार थोड़ा सा जान लो, क्योंकि ये यस और पी की ओवरलैपिंग से बना है, तो यस पी हाइब्रिड ऑर्बिटल बने हैं। तो अगर हम बात करें कि इनमें परसेंटेज यस और परसेंटेज पी कैरेक्टर कितना होगा, तो इसमें 50% यस कैरेक्टर होगा और 50% पी कैरेक्टर होगा। एक एसपी हाइब्रिड ऑर्बिटल में 50% यस कैरेक्टर होता है, 50% पी कैरेक्टर होता है, ठीक है। चलो, वो छोटी सी बात थी। अब बात करते हैं लास्ट पॉइंट की, पांचवें पॉइंट की, ठीक है। तो जो अगर हम बात करते हैं पांचवें पॉइंट की। तो पांचवा पॉइंट आपका बोलता है रिलेटिव स्ट्रेंथ के बारे में। रिलेटिव स्ट्रेंथ का मतलब ए के मुकाबले बी ने कितना काम किया। हम सिंपल क्या बोलते हैं यार, अगर दो लोग को कंपेयर करते हैं उनके काम करने के बेसिस पे, तो हम यही ना बोलते हैं कि पर्सन ए के मुकाबले बी ने ज्यादा काम किया, या पर्सन ए के मुकाबले बी ने कम काम किया। तो उसी कंपैरिजन को हम बोलते हैं रिलेटिव स्ट्रेंथ, ठीक है, दो लोग को कंपेयर करने का। तो जो आपका द रिलेटिव स्ट्रेंथ, रिलेटिव दिख रहा है, ठीक है, स्ट्रेंथ ऑफ, स्ट्रेंथ बोल लो या पावर बोल लो, ठीक है, ऑफ ओवरलैपिंग इज 1.93 with respect to yes atomic orbital, ठीक है। तो अगर हम वही बोल रहा है कि अगर हम यस पी हाइब्रिड ऑर्बिटल की बात करें और यस एटॉमिक ऑर्बिटल की बात करें, तो हमने क्या देखा था कि जो आपके हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं वो अच्छा ओवरलैपिंग करते हैं, किसके मुकाबले, एटॉमिक ऑर्बिटल के मुकाबले। तो वही कंपेयर किया है कि अगर हम इनकी बात करें, यस पी हाइब्रिड ऑर्बिटल और यस एटॉमिक ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग की, तो यस के मुकाबले यस पी एक 1.93 गुना ज्यादा अच्छा ओवरलैपिंग करता है, ओवरलैपिंग दिखाता है, ठीक है। क्लियर हो गया। तो यही छोटी सी बात बच रही थी, इसको नोट कर लो। तो अब बात करते हैं sp2 हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। तो इसमें क्या होगा,
एक s एटॉमिक ऑर्बिटल और 2 p एटॉमिक ऑर्बिटल जब हाइब्रिडाइजेशन में पार्ट लेंगे तो ऐसे हाइब्रिडाइजेशन से बनने वाले कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे, क्योंकि 3 एटॉमिक ऑर्बिटल ने क्या किया, हाइब्रिडाइजेशन में पार्ट लिया, तो टोटल 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे जिनका नाम sp2 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 होगा। ठीक है, तो बात करते हैं sp2 के शेप के बारे में। तो जो आपका sp2 होगा वो ऐसा दिखता है, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ये एक sp2, ये एक sp2, ये एक sp2। ऐसी ज्योमेट्री को हम बोलते हैं ट्रायंगुलर प्लेनर। देखो यार ये क्या हो रहा है, एक ट्रायंगल की तरह दिख रहा है, और जो ट्रायंगल होता है प्लेन में होता है, जिसको हम बोलते हैं ट्रायंगुलर प्लेनर। ठीक है, ENER। अब बात करते हैं इनके कुछ एग्जांपल्स के बारे में। उससे पहले एक बात बच रही है कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट या इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर क्या होता है और इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर क्या होता है, पहले उसको सीख लो। ठीक है, सपोज कर लो हमारे ये क्या है, पीरियोडिक टेबल है। ठीक है, पीरियोडिक टेबल कुछ ऐसा ही होता है। सपोज सब सिर्फ कर लो, यहाँ पे क्या होता है, ग्रुप 1 होता है, यहाँ पे क्या होता है, ग्रुप 15 16 17, उसके बाद नोबल गैस होते हैं, यही ना होता है। तो जब हम ऐसे जाते हैं लेफ्ट टू राइट, इसको हम क्या बोलते हैं, हम पीरियड में मूव कर रहे हैं, पीरियड में मूव कर रहे हैं। और जब हम ऊपर से नीचे आते हैं टॉप टू बॉटम, तो हम बोलते हैं हम ग्रुप में मूव कर रहे हैं, अक्रॉस द ग्रुप हम मूव कर रहे हैं, यही ना बोलते हैं। ठीक है, तो देखो यार, इधर साइड लेफ्ट साइड पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट साइड में कौन होते हैं, मेटल्स होते हैं, और मेटल की टेंडेंसी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की। तो ऐसे एलिमेंट्स, ब्लैक खत्म है, रुको यार थोड़ा ब्लैक पहले भर देते हैं। चलो तो बात करते हैं, देखो यार, तो ऐसे एलिमेंट्स, यार भरने के बाद भी खाली है, जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं उनको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डोनर, और इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वालों को हम बोलते हैं इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट, इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट्स। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने वाले। और यहाँ पे क्या होते हैं, नॉन मेटल होते हैं। नॉन मेटल की टेंडेंसी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की। तो ऐसे एलिमेंट्स जो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं, उनको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। और ऐसे एलिमेंट को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन निगेटिव एलिमेंट, इलेक्ट्रो निगेटिव एलिमेंट। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने वालों को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाले को बोलते हैं इलेक्ट्रो पॉजिटिव। तो चलो थोड़ा सी कंपैरिजन की बात करें। ठीक है, जैसे हो गया हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, यहाँ पे हो गए ग्रुप 1 में। और उसके बाद ग्रुप 15 कौन होता है, नाइट्रोजन फैमिली, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, बिस्मथ को छोड़ो। ठीक है, चलो 3 ही को लेके चलो, ज्यादा बड़ा करना नहीं है, ओ स्टाइल से बस हमको कंपेयर करना है। ठीक है, यहाँ पे नोबल गैस की बात नहीं करेंगे क्योंकि नोबल गैस इलेक्ट्रॉन लेते ही नहीं है। ठीक है, वो अपने आप में स्टेबल होते हैं। तो देखो अगर हम लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करें, तो ठीक है, लेफ्ट से राइट जाएंगे तो किधर जाएंगे, मेटल से नॉन मेटल की तरफ। अगर हम नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की बात करें तो इनमें से कौन ज्यादा अच्छा इलेक्ट्रॉन लेगा, अभी हम एग्जांपल करेंगे नाइट्रेट आयन की, NO3 माइनस। ठीक है, तो क्या होगा, इस कंपाउंड पे क्या है, NO3 पे क्या है, एक निगेटिव चार्ज है। निगेटिव चार्ज का मतलब एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है किसपे, NO3 में। तो वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन किसके पास जाएगा, नाइट्रोजन के पास, कि
क्योंकि नाइट्रोजन सेंट्रल मेटल आइटम है इस वजह से, या ऑक्सीजन के पास, की ऑक्सीजन सराउंडिंग आइटम किसके पास जाएगा, ये पता चलेगा उनके इलेक्ट्रो पॉजिटिव और इलेक्ट्रो नेगेटिव कैरेक्टर की वजह से। तो देखो यार, जब किसी कंपाउंड पे निगेटिव चार्ज होता है, मतलब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होता है, तो वो इलेक्ट्रॉन उसके पास जाता है, उस एटम के पास जाता है जो ज्यादा इलेक्ट्रॉन निगेटिव होता है, मतलब जिसकी इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी ज्यादा होती है। तो अगर हम लेफ्ट से राइट मूव करेंगे तो नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन आ रहा है, मतलब नाइट्रोजन के मुकाबले ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर ज्यादा होगा। इसीलिए जब हम नाइट्रेट आयन का भी एग्जांपल करेंगे तो उसमें जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आएगा वो कहाँ आएगा, ऑक्सीजन के पास आएगा। ठीक है, ये बात हो गई लेफ्ट से राइट की। तो क्या होता है, लेफ्ट से राइट जाने में, यहाँ पे रहने दो, ये हो गया, चलो यहाँ पे लिख लो, लेफ्ट से राइट जाने में आपका इलेक्ट्रो नेगेटिव कैरेक्टर क्या होता है, इंक्रीज होता है। जब इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर इंक्रीज होगा तो क्या होगा, लेफ्ट से राइट जाने में इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर डिक्रीज होगा। एक इंक्रीज होगा तो एक डिक्रीज होगा। ये किसकी बात हो गई, पीरियड की, जब हम लेफ्ट से राइट जा रहे हैं। अब हम बात कर लेते हैं ग्रुप की। ग्रुप में क्या होता है, हम ऊपर से नीचे जाते हैं, चाहे हम यहाँ से ऊपर से नीचे आए, चाहे हम यहाँ ऊपर से नीचे आए। ठीक है, तो देखो यार, जब ऊपर से हम नीचे आते हैं तो आटम का साइज बढ़ने लगता है, जिससे क्या होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम होने लगता है, और जो वैलेंस सेल का इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस से दूर 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 बैठने लगता है। ये सब बात तो क्लियर होगी ना यार, जब हमने पीरियोडिक टेबल चैप्टर पढ़ा था तो उसमें ये सब आपको क्लियर बता दिया था। ठीक है, जैसे हम इनकी बात करें तो हाइड्रोजन इतना बड़ा होगा, लिथियम इतना बड़ा, सोडियम इतना बड़ा, मतलब इसका वैलेंस सेल दूर होते जा रहे हैं तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम होता जाएगा। जब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम होता है तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी बढ़ जाती है। आटम का साइज बढ़ेगा तो जो वैलेंस सेल वाला इलेक्ट्रॉन है आसानी से निकल जाएगा, आसानी से डोनेट कर दिया जाएगा। अगर इनकी भी बात करें तो नाइट्रोजन इतना बड़ा होगा, फास्फोरस इतना बड़ा होगा, आर्सेनिक इतना बड़ा होगा। भले ही ये नॉन मेटल है, लेकिन नॉन मेटल का भी जब साइज बढ़ने लगता है तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम होने लगता है, जिससे इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी कम होने लगती है और इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी बढ़ जाती है। ठीक है, तो बात करें हम ग्रुप की, टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम की बात करें तो ऑन मूविंग टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर इंक्रीजेस, इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर इंक्रीज करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी, या भी या तो इनमें बात करो या इनमें बात करो या इनमें बात करो या इनमें बात करो, सब में इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी इंक्रीज होती है, और इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर डिक्रीज होती है, इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी घटने लगती है। क्यों, क्योंकि साइज बढ़ने लगता है, साइज बढ़ने लगता है तो इलेक्ट्रॉन लेने की बजाय आटम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट करना अच्छा समझते हैं। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं नाइट्रेट आयन की, NO3 जिसमें हम क्या करेंगे, नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन स्टेट निकालेंगे और उसका स्ट्रक्चर के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन है आपका, फाइंड हाइब्रिडाइजेशन ऑफ नाइट्रोजन इन नाइट्रेट आयन NO3। तो हमने आपको कुछ टाइम पहले समझाया कि जो NO3 में एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है वो किसके पास जाएगा, ऑक्सीजन के पास जाएगा। ठीक है, तो उससे पहले क्या कर लो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सेंट्रल एटम मेटल एटम कौन है, नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p3, ऑक्सीजन का 1s2 2s2 2p4, इनका भी 1s2 2s2 2p4, इनका भी 1s2 2s2 2p4, मतलब वैलेंस सेल में कौन है 2s2 2p4, इनके वैलेंस सेल में कौन है 2s2 2p3। तो क्या करते हैं, अंदर वालों को रफ कर देते हैं। ठीक है, अंदर वाले सेल में इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत नहीं है, हम सिर्फ बॉन्ड बाहर वालों से ही बनाते हैं। तो बाहर कौन है, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन और 2p में 3 इलेक्ट्रॉन, 2s 2p, इनके ऑक्सीजन के 2s में 2 इलेक्ट्रॉन और 2p में 4 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4। दूसरे ऑक्सीजन के भी 2s में 2 इलेक्ट्रॉन और 2p में
टोटल 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन, इनके भी 1 2 1 2 3 4 टोटल 4 इलेक्ट्रॉन। अब देखो यार यहाँ पे निगेटिव चार्ज है तो पहले उसको बैलेंस कर लेते हैं। निगेटिव चार्ज का मतलब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, तो किसके पास जाएगा, ऑक्सीजन के पास। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रॉन निगेटिव है, तो हम क्या करते हैं, इनमें से इसी को पकड़ लेते हैं, इसको एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन दे देते हैं। ठीक है, तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आके यहाँ पे बैठ जाएगा, बैठ गया। अब काउंट करो सराउंडिंग एटम्स के बाद कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो सराउंडिंग एटम कौन है, ऑक्सीजन है, तो 1 2 3 4 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो आपके नाइट्रोजन के पास भी 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। क्यों होने चाहिए, बॉन्ड बनाने के लिए। तो हम क्या करते हैं, 1 2 3 ही है तो क्या करते हैं, एक्साइटेड स्टेट में ले जाते हैं। एक्साइटेड स्टेट में ले जाएंगे तो क्या होगा, 2s 2p के बाद क्या आता है, 3s आता है। तो ये बॉन्ड टूट के इलेक्ट्रॉन 3s में चला जाएगा, यही ना होगा। लेकिन ऐसा यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो ये न्यूक्लियस, ये के सेल, ये एल सेल, ये यम सेल, के में क्या होता है 1s, एल में क्या होता है 2s 2p, यम में क्या होता है 3s। जो एक्साइटेशन का प्रोसेस है वो तभी तक पॉसिबल है जब आपके उसी सेल में वैकेंट ऑर्बिटल हो। अगर हम 2s से इलेक्ट्रॉन को जंप कराएं तो 2s से इलेक्ट्रॉन जंप करके 2p में ही जा सकता है, लेकिन यहाँ पे नहीं जाएगा क्योंकि सभी अनपेयर्ड है। इसीलिए यहाँ पे क्या होता है, एक्साइटेशन हम नहीं करा सकते। एक्साइटेशन कराने के लिए वैकेंट ऑर्बिटल की जरूरत होती है, और वो वैकेंट ऑर्बिटल उसी सेल में होना चाहिए जिस सेल में ये जहां से निकला वो वाला पहुंचा। जैसे हमने मैग्नीशियम क्लोराइड के एग्जांपल से आपको समझाया था। ठीक है, वो वाला आपने लेक्चर देखा होगा तो आपको प्रॉब्लम नहीं हो रही कि वैकेंट ऑर्बिटल होते क्या है। ठीक है, वैकेंट ऑर्बिटल सेम, सिंपल सा समझ लो। यहाँ पे n का वैल्यू क्या है, 2 है। इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन अगर हम जंप कराएंगे तो वहीं पे जाएगा, उस ऑर्बिटल में जाएगा जिस ऑर्बिटल के n की वैल्यू 2 होगी। और आपको मालूम है डी ऑर्बिटल 3 से स्टार्ट होते हैं, मतलब n का वैल्यू 3 होता है। तो यहाँ पे 3 तो आएगा नहीं, 2s 2p के बाद 3s आता है, 3s के बाद 3p आता है। इसीलिए, और वो क्या होते हैं, दूसरे सेल में होते हैं, यम सेल में होते हैं। इसलिए यहाँ पे एक्साइटेशन पॉसिबल नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हम एक्सपेरिमेंट, देखो जो बोलेगा उसी की बात मानेंगे। तो एक्सपेरिमेंट ये बोलता है क्योंकि नाइट्रोजन एक्साइटेड स्टेट में नहीं जा सकता, तो इन दोनों में से कोई एक ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन को सेल्फ पेयर कर लेता है। सेल्फ पेयर का मतलब खुद ही पेयर कर लेता है, वो अपने इलेक्ट्रॉन को सेल्फ ही पेयर कर लेता है। ठीक है, तो अब क्या होगा, देखो यार ऐसा क्यों हुआ, एक्सपेरिमेंट बोलता है, बस जो बोले उसको समझ के लिख लो। ठीक है, कैसे हुआ, जब आप पीएचडी कर लेना तो आराम से बैठ के लैब में करते रहना कि कैसे हुआ। ठीक है, तो अब काउंट करो कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन बचे, 1 2 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन बचे। यहाँ पे भी 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, तो अब बॉन्ड बन सकता है। तो उससे पहले क्या होगा, ऑक्सीजन का ये 2pz और आपके नाइट्रोजन का ये 2pz क्या करेंगे, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेंगे। नाइट्रोजन का 2pz और अपने ऑक्सीजन का 2pz क्या कर लेंगे, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेंगे। ठीक है, तो हम एक लिख लेते हैं अलग से कि ये पाई बॉन्ड हमारे पास है, उसको बॉक्स में पैक करके रख लेते हैं। और अब हम क्या करते हैं, अब काउंट करो, 1 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन, एक यहाँ पे अनपेड इलेक्ट्रॉन, एक यहाँ पे अनपेड इलेक्ट्रॉन। उससे पहले हम क्या करते हैं, नाइट्रोजन के इन एटॉमिक ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनवा लेते हैं। क्यों? क्योंकि हाइब्रिड ऑर्बिटल स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाते हैं। और हमने देखा था वाटर के भी एग्जाम्पल में कि हाइब्रिडाइजेशन में फुलफिल ऑर्बिटल भी पार्ट ले सकते हैं। वो कैसा बिहेव करते हैं, लोन पेयर की तरह बिहेव करते हैं। लोन पेयर क्या होता है, हमने कवर कर लिया है, होता क्या है, सब कंप्लीट कर दिया है। 1 2 1 2 1 2 3 ऑर्बिटल मिले तो 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बने, सबका नाम sp2 sp2 sp2। बस फर्क क्या है, इनके वाले में दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, यही फर्क है ना। तो देखो यार, इनका इन ऑक्सीजन का ये वाला
और ये वाला बॉन्ड बना लेंगे, सिग्मा बॉन्ड बना लेंगे, क्योंकि हमको क्या करना है, नाइट्रेट आयन में सिग्मा बॉन्ड बनाना है, ठीक है। क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट सिर्फ और सिर्फ सिग्मा बॉन्ड के लिए ही बना है। जब जब ये हाइब्रिड ऑर्बिटल है तो वो सिग्मा बॉन्ड ही ना बनाएंगे, ठीक है। और उसके बाद इस ऑक्सीजन का ये वाला इनके साथ सिग्मा बॉन्ड बना लेगा, और जो आपका ये दो इलेक्ट्रॉन है जो लोन पेयर की तरफ बिहेव करेगा, वो क्या होगा, यहाँ पे, यहाँ से यहाँ पे पूरा का पूरा पेयर कर दिया जाएगा, पूरा का पूरा डोनेट कर दिया जाएगा, जिसको हम क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेशन कर दिया गया, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना दिया गया। रुको यार, अभी स्ट्रक्चर बनाते हैं तब आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो हम बात करते हैं NO3 के, NO3 माइनस मतलब नाइट्रेट आयन के स्ट्रक्चर के बारे में, ठीक है। एक सेकेंड रुक जाओ। हाँ, इसको रफ कर दे। चल, तो आपका नाइट्रोजन का sp2, उसके बाद ऑक्सीजन के बच रहे थे प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, सभी sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। फर्क क्या है, पहले वाले में दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, तो ये वाला क्या करेगा, लोन पेयर की तरह बिहेव करेगा। लोन पेयर क्या होता है, वैलेंस शेल के ऐसे ऑर्बिटल जो क्या करते हैं, बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्ट नहीं करते, वो लोन पेयर की तरह बिहेव करते हैं। तो ये लोन पेयर अभी बने रहेगा, और क्या होगा, जो दोनों ऑक्सीजन के बच रहे थे वो आके यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड बना लेंगे, यहाँ पे सिग्मा, और दूसरा ऑक्सीजन आके यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड बना लेगा। और उसके बाद ये जो ऑक्सीजन जिसने अपना इलेक्ट्रॉन सेल्फ पेयर किया था, उसका एक ऑर्बिटल वैकेंट बच रहा था, खाली बच रहा था, तो ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन लोन पेयर की तरह यहाँ पे बैठे थे, वो जाके यहाँ पे बैठ जाएंगे, ठीक है। तो ये आपका नाइट्रोजन, देखो यार, जो ये बॉन्ड बना था, ये O माइनस के बीच बना था। एक बॉन्ड सिग्मा जो था ये वाला, वो तो ऑक्सीजन के बीच बना था, लेकिन जो दूसरा था उस पे एक नेगेटिव चार्ज था ना, तो उसको यहाँ पे दिखाना पड़ेगा कि ये O माइनस है और ये O है, ऐसा दिखाना पड़ेगा, ठीक है। तो नाइट्रोजन से आपका O माइनस, और उसके बाद नाइट्रोजन से आपका O, ऐसा दिखता है। और देखो यार, ये तो हाइब्रिड स्ट्रक्चर होगा, अब हम जनरल स्ट्रक्चर बना रहे हैं, ठीक है। तो नाइट्रोजन और जो ऑक्सीजन ने निगेटिव चार्ज लिया था, मतलब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन लिया था, उसके बीच सिंगल बॉन्ड बनना, मतलब सिग्मा बॉन्ड बना। उसके बाद नाइट्रोजन और इन ऑक्सीजन से एक और सिग्मा बॉन्ड बना, और इनसे एक पाई बॉन्ड भी बना था। पाई बॉन्ड कैसे बना था, जब इन्होंने ओवरलैप किया था तो पाई बॉन्ड बना था, ये हो गया दूसरा। उसके बाद कौन बच रहा है, तीसरा एक ऑक्सीजन बच रहा है, जिसके साथ नाइट्रोजन कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हम ऐसे आर्रों से डिनोट करते हैं, ठीक है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड के टेल की साइड, यहाँ ये क्या है, टेल है, टेल के साइड में वो होता है जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करता है। इलेक्ट्रॉन पेयर मतलब एक पेयर में दो इलेक्ट्रॉन, दोनों इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देता है। और ये हेड की साइड वो होता है जो इलेक्ट्रॉन को लेता है, ठीक है। तो नाइट्रेट आयन NO3 माइनस में टोटल 3 सिग्मा बॉन्ड होते हैं, ठीक है। ये बात आप ऐसे भी पता कर सकते हो, क्योंकि ये एक S और दो P की हाइब्रिडाइजेशन से sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बने। तो sp2 का मतलब 3 एटॉमिक ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से बनने वाला बॉन्ड, तो 3 सिग्मा बॉन्ड ही बनाएगा। इसलिए आप क्या कर सकते हो, ऐसे भी पता कर सकते हो, या आप डायग्राम बना के ऐसे भी पता कर सकते हो कि सिग्मा 3 सिग्मा बॉन्ड होंगे, एक पाई बॉन्ड होगा, ठीक है। ये जनरल डायग्राम है, ये हाइब्रिड डायग्राम है, ठीक है। एक सिग्मा, दूसरा सिग्मा, और तीसरा सिग्मा बॉन्ड बना, इससे कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्मेशन की वजह से। कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है, जब कोई एटम अपना कोऑर्डिनेट, अपना इलेक्ट्रॉन पेयर पूरा का पूरा डोनेट कर देता है दूसरे को, तो ऐसे बॉन्ड को हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलते हैं, ठीक है। तो क्लियर हो गया, नाइट्रोजन पे कितना हाइब्रिडाइजेशन है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। और जब हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है, तब बॉन्ड एंगल आपका, बॉन्ड एंगल होता है 120 डिग्री का।
हर बॉन्ड एंगल कितना होगा 120 डिग्री का, हर बॉन्ड एंगल 120 डिग्री का होता है, ठीक है। और इस ज्योमेट्री को हम क्या बोलते हैं, इस ज्योमेट्री को हम बोलते हैं ट्रायंगुलर प्लेनर। जब हाइब्रिडाइजेशन होता है sp2 तब ज्योमेट्री होती है ट्रायंगुलर प्लेनर, ट्रायंगुलर प्लेनर, ठीक है। हो गया, इसको नोट करो। अब दूसरे एग्जांपल की बात करते हैं, ठीक है। तो चलो अब बात कर लेते हैं BCl3 के बारे में। BCl3 में सेंटर में कौन होगा, बोरॉन, जिससे क्या होंगे 3 क्लोरीन जुड़े होंगे, ठीक है। तो बात करते हैं फाइंड हाइब्रिडाइजेशन ऑफ बोरॉन इन BCl3। यहाँ पे कोई पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज तो है नहीं, तो यहाँ पे कोई इलेक्ट्रो पॉजिटिव इलेक्ट्रो नेगेटिव का प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो बोरॉन एटॉमिक नंबर 5, क्लोरीन एटॉमिक नंबर 17, 17, 17। क्लोरीन के वैलेंस शेल में क्या होगा, 3s में 2 इलेक्ट्रॉन और 3p में 5 इलेक्ट्रॉन, 3s2 3p5 सब में यही होगा। तो कर देते हैं पहले, 3s में 2 और 3p में 5, 1 2 3 4 5, 3s में 2, 3p में 5, 1 2 3 4 5, 3s में 2, 3p में 5, 1 2 3 4 5 हो गया। अब क्या करो, बोरान का भी कर लो। बोरान का 1s2 2s2 2p1, मतलब वैलेंस सेल में 2s2 2p1 ऑर्बिटल है, तो 1s को गायब कर दो और 2s 2p का डायग्राम बनाओ। 2s में दोनों इलेक्ट्रॉन है और 2p में एक इलेक्ट्रॉन है। अब काउंट करो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सराउंडिंग एटम और सेंट्रल मेटल एटम के पास। सराउंडिंग के पास टोटल 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो मतलब वो 3 बॉन्ड बनाएंगे, लेकिन बोरॉन के पास एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन को, बोरॉन को क्या करो, एक्साइटेड स्टेट में ले जाओ, ठीक है। तो देखो यार, एक्साइटेड स्टेट में ले जाओगे तो क्या होगा, बॉन्ड टूटेगा। कौन सा बॉन्ड, जो इलेक्ट्रॉन दोनों जिस ऑर्बिटल में दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होंगे वो वाला बॉन्ड टूटेगा। तो देखो यार, बॉन्ड टूटेगा तो इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ पे आएगा, क्यों, क्योंकि 2p में खाली जगह बचा है। तो 2s 2p के बाद 3s तो होता है, लेकिन 3s में नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि यार जब उसको, यार खुद से एग्जांपल ले लो, अगर तुम यहाँ पे हो, तुमको यहाँ से कहीं और शिफ्ट करना हो, तो जो जहाँ पे जगह पास में जहाँ पे खाली होगा तुम वही ना शिफ्ट करोगे, ठीक है। चलो वैसे एग्जांपल समझ लो, लेकिन इलेक्ट्रॉन के केस में ऐसा बोल सकते हो। चलो जैसे समझना चाहो वैसे समझ लो। हाँ बस इतना समझ लो कि जब बॉन्ड टूटेगा तो इलेक्ट्रॉन ये वाला जंप करके यहीं पे आएगा, ठीक है। अच्छा है, जैसे उसको समझो, ठीक है। तो क्या होगा, बोरॉन अपने एक्साइटेड स्टेट में 2s में एक ही इलेक्ट्रॉन बचा पाएगा और 2p में 2 इलेक्ट्रॉन कर देगा। अब देखो यहाँ पे क्या है, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे भी 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। बॉन्ड पॉसिबल है, बॉन्ड बनने से पहले क्या होगा, इनका हाइब्रिडाइजेशन होगा, जिससे क्या होगा, हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होगा। 1 2 3 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, सबका नाम sp2 sp2 sp2, और क्या होगा, इनसे ओवरलैपिंग होगा, ठीक है। देखो यार, ये क्या होता है 2px, ये 2py, ये भी 2pz, सॉरी क्लोरीन चल रहा है ना, तो 3pz होगा, ये भी 3pz, ये भी 3pz, ठीक है। तो देखो यार, ये हो गया 3pz, मतलब क्लोरीन का 3pz, और हाइब्रिड ऑर्बिटल sp2 का हमको क्या करना है, ओवरलैपिंग कराना है, ठीक है। तो रफ करते हैं और डायग्राम बनाते हैं। इसको लिखना है, लिख लो, ठीक है। चल, तो पहले क्या करते हैं, sp2 मतलब हाइब्रिड ऑर्बिटल का डायग्राम बना देते हैं। हाइब्रिड ऑर्बिटल कैसे दिखते हैं, ऐसे दिखते हैं, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, सबके पास एक एक इलेक्ट्रॉन है और सभी क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, sp2 है, sp2 है, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, क्लोरीन का 2pz बच रहा था, सभी सॉरी 3pz में सभी के पास एक एक इलेक्ट्रॉन थे। तो यार डायरेक्शन तो क्लियर है,
ये Z, ये Y, ये X, आपका जो 3pz होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, प्लस माइनस। तो हम क्या करेंगे, इनको उठाएंगे यहाँ पे ओवरलैप करा देंगे, इनको उठाएंगे यहाँ पे करा देंगे, इनको उठाएंगे यहाँ पे बैठा देंगे। क्यों? क्योंकि हाइब्रिड ऑर्बिटल सिर्फ और सिर्फ सिग्मा बॉन्ड ही बनाते हैं। तो आप कुछ भी करो, हाथ तोड़ो पैर तोड़ो, लेकिन सिग्मा बॉन्ड बनाओ, ठीक है। तो क्या करेंगे, पहले ऑक्सीजन पहले क्लोरीन को लाएंगे, यहाँ पे उसके 3pz को ओवरलैप करा के दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पेयर हो जाएंगे। इसके पास एक इलेक्ट्रॉन थे, एक इलेक्ट्रॉन इनके पास था, दोनों यहाँ पे पेयर हो जाएगा। तो ये यहाँ पे क्या होगा, क्लोरीन का 3p और हाइब्रिड ऑर्बिटल का sp2 ओवरलैपिंग कहा जाएगा। यहाँ पे भी क्या होगा, क्लोरीन उनका ये 3pz आके ओवरलैप कर लेगा, दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे। इस ओवरलैपिंग को हम क्या बोलेंगे, 3p और sp2 ओवरलैपिंग, या सिंपल बोल दो p-sp2 ओवरलैपिंग, ठीक है, ऐसा भी बोल सकते हो। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे भी आपका क्लोरीन का 3pz आके ओवरलैप कर लेगा, ठीक है। यहाँ पे भी क्या होगा, 3p और sp2 का ओवरलैपिंग होगा। देखो यार, सभी सेम साइन वाले पॉजिटिव लोब में ओवरलैपिंग हुआ, जिससे क्या होगा, सिग्मा बॉन्ड का हर जगह फॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो आपके BCl3 में बोरॉन का हाइब्रिडाइजेशन कितना आया, sp2 आया। और जब हाइब्रिडाइजेशन होता है sp2, इसका मतलब 3 सिग्मा बॉन्ड बना, ठीक है। और देखो यार, ये कैसा दिख रहा है, ट्रायंगुलर प्लेनर दिख रहा है, चाहे ऐसे देख लो, चाहे बड़े वाले को बना लो, वो भी क्या है, ट्रायंगुलर प्लेनर की तरह दिख रहा है, ठीक है। और जब ज्योमेट्री होती है ट्रायंगुलर प्लेनर, तो बॉन्ड एंगल कितना होता है, 120 डिग्री का, ठीक है। बॉन्ड एंगल कितना होता है, 120 डिग्री का। चाहे आप इनका देख लो 120 डिग्री, चाहे आप इनका देख लो, ये भी क्या होगा, 120 डिग्री का, ये भी 120 डिग्री, ये भी 120 डिग्री। sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के बीच, सॉरी चलो इनको हटा दो, सिर्फ sp2 की बात करो, ठीक है, इनको हटा दो। सिर्फ जब हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है, तो हाइब्रिड ऑर्बिटल, सिर्फ हाइब्रिड ऑर्बिटल के बॉन्ड एंगल की बात करते हैं, ठीक है। इनके हाइब्रिड ऑर्बिटल ये 3 है ना, तो इनकी बात करते हैं, इनके बीच बॉन्ड एंगल 120 डिग्री का होता है, ठीक है। इसको नोट करो, फिर हम आगे एग्जांपल और क्वेश्चंस की बात करते हैं। तो देखो, आज क्लास के लिए इतना रखते हैं। ये 4 क्वेश्चंस आपको होमवर्क के लिए है, आप इनको करना, इनका हम सॉल्यूशन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बता देंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या है, फाइंड हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सल्फर इन SO3। आपको सबका डायग्राम भी बनाना है, ठीक है, सिर्फ निकालना नहीं है। सबका हाइब्रिडाइजेशन sp2 ही होगा, क्योंकि हम sp2 पढ़ रहे हैं, ठीक है। सब आपको हाइब्रिडाइजेशन तो सबका पता है, sp2 होगा, और कैसे होगा और इनका डायग्राम आपको बनाना है, ठीक है। बना के देख लेना कैसा होगा, और नहीं आया तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में पहले हम इसी चारों क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। दूसरा क्वेश्चन क्या है, फाइंड हाइब्रिडाइजेशन ऑफ बोथ कार्बन इन C2H4। तीसरा क्वेश्चन है, फाइंड हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सल्फर इन SO2। चौथा क्वेश्चन है, फाइंड हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन इन कार्बोनेट आयन CO3 2- आयन। सबका हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा, पता कर ये जान लो। अब कैसे भी करके डायग्राम बना के रखे रहना, नहीं आया तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।